मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अनुराग सिन्हा की लिखी कहानी द परफेक्ट प्लान। कल्याण रेलवे स्टेशन पर उस दोपहर रोजाना से ज्यादा भीड़ थी। शायद लोनावाला में कोई सरकारी नौकरी का भर्ती इम्तिहान था। प्लेटफॉर्म की बेंच पर, वेटिंग रूम में, डिस्प्ले बोर्ड के आसपास, जहां देखो नौजवान चेहरे दिखाई दे रहे थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 1027 चेन्नई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया पटरियों पर न उतरें, पुल द्वारा ही प्लेटफॉर्म क्रॉस करें। धन्यवाद। अभी तक सिर्फ रिजर्व टिकट वाले यात्री थे, लेकिन रूट में लोनावाला होने की वजह से अनरिजर्व टिकट वाले लोग भी चढ़ने लगे। कंपार्टमेंट नंबर A3 में विंडो के आमने सामने की दो सीटों में से एक पर बैठे थे अविनाश कपूर। उम्र यही कोई 55-60 के आसपास। चेहरा भरा हुआ, जिस पर करीने से ऊपर घूमती हुई घनी मूछें थी। पेट जरा निकला हुआ और कलाई के पास खरोच का एक पुराना निशान था। सफेद कमीज पर बादामी सदरी पहने हुए अविनाश कपूर रिटायर्ड कॉर्नर ऑफिसर दी और उन्होंने किताब भी लिखी थी। कपूर साहब खिड़की के शीशे से बाहर प्लेटफॉर्म पर आते जाते जो हुए चेहरों को हिकारत से देख रहे थे और बोले, कहां से आ जाते हैं, ब्लडी नॉनसेंस। कपूर साहब ने सीट के किनारे लगे होल्डर पर फंसी पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर खिड़की से बाहर देखने लगे। कल्याण रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़े खराब इंजन, कुछ पुराने रेल के डिब्बे, रेलवे कॉलोनी की वो सीकचों वाली बाउंड्री दिख रही थी। बीच बीच में क्रॉसिंग पर रेल के गुजर जाने का इंतजार करती टैक्सी और मोटरसाइकिलें भी खड़ी थीं। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। कपूर साहब ने चौंक कर देखा। हेलो। एक 40-45 की उम्र वाले शख्स ने कहा। तो कपूर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हरी और सलेटी धारियों वाली कॉलरदार टी शर्ट और ढीली जीन्स पहने उस शख्स के पास पहियों वाला ट्रॉली बैग था। उसे खींचते हुए वो कपूर साहब की सीट के ठीक सामने वाली सीट के पास लाया और सीट के नीचे रखी। बैग से कुछ कागज और एक पेन निकालकर उन पर शॉर्ट हैंड में कुछ लिखने लगा। कपूर साहब उस शख्स को कुछ ज्यादा ही घोर से देख रहे थे, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तभी उन्होंने देखा वो शख्स पेन को उलट पुलट कर देख रहा था। शायद पेन रुककर चल रहा था। वो अपने कागजों को उलट पुलट कर कोई खराब कागज ढूंढने लगा था कि उस पर पेन चलाकर ठीक कर सके। इस पर ट्राई कीजिए, कपूर साहब ने कहा। ओह, थैंक यू। उस आदमी ने कह के मुस्कुराया और अखबार पर पेन से कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। कलम अभी रुक कर चल रहा था। लाइए, मुझे दीजिए। कपूर साहब ने हाथ बढ़ाकर कलम और अखबार मांगा और फिर कलम को झटकने लगे और फिर से उस अखबार पे लिखने लगे और बोले, लीजिए, अब ये चलने लगा। तजुर्बा ही आखिरकार काम आता है। उस शख्स ने सीट के नीचे से बाहर जागती हुई ट्रॉली बैग को अंदर खिसकाते हुए कहा और फिर कुछ मुस्कुराकर बोला। यू आर स्मार्ट मिस्टर कपूर। इस बार कपूर साहब के चेहरे पे हैरानी आई। आपको मेरा नाम कैसे पता है? तभी मैं कहूं कि आपको देखा जरूर है। वो शख्स मुस्कुराया और अखबार की तरफ इशारा करते हुए बोला, 99% लोग पेन चलाते वक्त अपना ही नाम लिखते हैं। ओह। कपूर साहब मुस्कुराए। उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कुणाल शर्मा, ओमान में बिजनेस करता हूं। ऑफिशियल ट्रिप पे आया था, पुणे से वापसी की फ्लाइट है। कपूर साहब ने हाथ थामते हुए कहा, अविनाश कपूर, एज यू नो, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर। अविनाश कपूर। कुणाल ने कपूर साहब का हाथ पकड़े नाम दोहराया। आप वही क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट तो नहीं जिन्होंने वो किताब लिखी है, द परफेक्ट प्लान मर्डर? इज दैट यू? कपूर साहब ने फक्र से चेहरा हिलाते हुए कहा, जी हां, आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन बड़ा जिक्र सुना है उसका। एक आदमी जिसकी बीवी का अफेयर किसी दूसरे शख्स से हो जाता है और फिर वो आदमी बड़ी चालाकी से वो शख्स का मर्डर कर देता है। इसी बारे में है ना कपूर साहब? कपूर साहब अपनी बादामी सदरी ठीक करते हुए जरा पीछे खिसके और हां में सर हिला दिया।
एक्चुअली मैं थ्रिलर नॉवेल्स का बहुत शौकीन हूँ। इनफैक्ट मैं खुद अपना पहला थ्रिलर लिखने वाला हूँ। स्टूअर्ट मैकब्राइट, जेम्स पैटरसन, द मर्डर हाउस वाले, और हाँ वो निकी फ्रेंच, इन सब को खूब पढ़ा। मेरे दोस्त ने आपकी किताब सजेस्ट भी की थी पर मौका ही नहीं मिला। बाय द वे आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कहानी मेरी असली जिंदगी की कहानी है। कपूर साहब ने उसकी बात काटते हुए इत्मीनान से कहा, मैं जानता हूं, मैंने अपनी बीवी के उस आशिक का मर्डर कर दिया और इस परफेक्शन से किया कि आज तक उस केस को कोई क्रैक नहीं कर पाया। यही कहते हैं ना। कुणाल अपनी सीट पर जरा पीछे खिसकता हुआ बोला, हाँ, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कहता, खामोश रहता हूं, लेकिन इनकार भी नहीं करता। देखिए कुणाल साहिब, मेरा एक मानना है, करप्शन हो या कत्ल, अगर करने वाला इस परफेक्शन से कर रहा है कि उसका पकड़ा जाना नामुमकिन हो, तो मैं तो इसको उसका टैलेंट कहता हूं। कपूर साहब पूरे जोश में आ गए थे, पैर पे पैर रख के बोले, अब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, डिटेक्टिव है, कोई इतने लोगों को फेल कर सकता है, तो ये तो उसका आर्ट है ना। यानी किताब सच है? कुणाल ने कहा। तो उसकी बात काटते हुए वो बोले, अब सच है या झूठ, इसका फैसला लोग करे, आप करे। फिर सीट पर रखे बैग से एक किताब निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, पढ़िए इसे और बताइए ये परफेक्ट प्लान मर्डर है या नहीं। कुणाल उस किताब को उलटने पलटने लगा, जिसके काले रंग के कवर पर एक खून से सना चाकू बना था और पीछे एक लाश थी। सुनहरे रंग से किताब का नाम लिखा था, द परफेक्ट प्लान्ड मर्डर। नीचे लेखक का नाम था अविनाश कपूर। कुणाल ने कुछ देर किताब को देखा और मुस्कुराकर कहा, कपूर साहब, आई एम श्योर किताब बहुत अच्छी होगी, लेकिन थ्रिलर नॉवेल्स का रीडर होने के नाते एक चीज कह सकता हूँ, नो मर्डर इज परफेक्ट। नहीं नहीं, जैसे मैंने इस किताब में लिखा है वो परफेक्ट ही है, उससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता था मर्डर का। मैं नहीं मानता। कपूर साहेब कुछ कहने ही जा रहे थे, उतने में कंपार्टमेंट का दरवाजा स्लाइड हुआ तो हाथ में लिस्ट लिए टीटी खड़ा था। काला कोट पहने लिस्ट में देखते हुए बोला, अविनाश कपूर? जी मैं हूं। कपूर साहेब ने कहा तो टी कुणाल की तरफ देखकर लिस्ट में नाम ढूंढते हुए बुदबुदाया, ओके, नी तुझे नाव आहे कुणाल शर्मा। कुणाल ने नाम बताया तो लिस्ट में टिक लगाते हुए आईडी कार्ड के बारे में पूछा। आपल्याकडे आईडी कार्ड आहे? कुणाल ने जेब में हाथ डाला तो वो बोला, ना, रखे रहिए, ठीक है, थैंक यू सर। कहते हुए टीटी ने बाहर जाकर वापस गेट स्लाइड कर दिया। कुणाल ने कपूर साहब के चेहरे पर नजर डाली तो वो उसे इस तरह देख रहे थे जैसे उनके मन में कोई ख्याल गूंज रहा हो। व्हाट हैपन? कुणाल ने मुस्कुराकर पूछा तो वो वापस सीट पर खिसके और एक हाथ अपने घुटने पर मारते हुए बोले, कुणाल साहब, चलिए एक खेल खेलते हैं, खेलेंगे? कुणाल ने मुस्कुराकर पूछा। खेल? कैसा खेल? वो आप कह रहे थे ना, नो मर्डर इज परफेक्ट, तो चलिए मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, कहानी सुनाता हूं, द परफेक्ट प्लान्ड मर्डर। सुनिए और फिर बताए कि मर्डर परफेक्ट था कि नहीं, और अगर नहीं था तो आप लिखते तो कैसे लिखते? कुणाल ने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, अगर आप वाकई मुझे क्रिटिक बनाना चाहते हैं तो चलिए, ठीक है, सुनते हैं। ट्रेन करजत स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर खड़े सिर पर सफेद टोपी लगाए लोग दिखने लगे थे। कंपार्टमेंट में बाहर से आती हुई आवाज तेज हो रही थी और कंपार्टमेंट में सीट के आमने सामने बैठे दो अजनबियों की बातें दिलचस्प होती जा रही थी। वो नहीं जानते थे कि जो खेल वो खेलने जा रहे हैं उसके नतीजे कितने खतरनाक होने वाले थे। करजत रेलवे स्टेशन पर चाय और पानी बेचने वालों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन A3 कंपार्टमेंट में एक सनसनीखेज खामोशी थी। कपूर साहेब अपनी मुछों को ताव देते हुए बोले, तो कुणाल साहब शुरू करे। कुणाल ने थोड़ा कपूर साहब बोले, ये कहानी मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी है, यानी लेखक ही हीरो है, इसलिए मैं कह के ही लिखी है, वैसे ही सुनाता हूं। कुणाल ने हां में सर हिलाया और कपूर साहब की आंखों में देखने लगा। कपूर साहब ने बोलना शुरू किया,
7 अरब चेहरों की दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ कुछ मुफ्त नहीं। रोटी का हर निवाला, नरम बिस्तर की हर करवट, आराम की हर मुस्कुराहट कमानी पड़ती है। अक्सर इस रास्ते पे ऐसे मोड़ आते हैं जहां धोखा, बेईमानी, झूठ जरूरत बन जाता है। मैं 7 अरब की उस गुमनाम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया। और यही रीजन है कि शहर के कामयाब लोगों में हमेशा मेरा शुमार होता था। आज मेरा हर दिन क्यूबीज कलेक्शन के साथ बीतता है, एक कंपनी जो घड़ियां, पर्स, बेल्ट और चश्मों का काम करती है। वक्त के साथ ये नाम लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बना चुका है, भरोसे और क्वालिटी की मिसाल बनकर। सब कुछ था, इज्जत, दौलत, कामयाबी और एक चाहने वाली बीवी भी। सुमित्रा नाम था उसका। कुणाल ने देखा कि सुमित्रा का नाम आते ही कपूर साहब के चेहरे के तस्सुरात बदले। वो अपनी लिखी कहानी में ऐसे खो गए जैसे सुमित्रा का किरदार उनकी असल बीवी का किरदार हो। उन्होंने आगे कहा, मैंने सुमित्रा को जिंदगी की हर खुशी दी, गाड़ियां, नौकर चाकर, हर ऐसो आराम की सहूलियत। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि उसे दी हुई ये ऐशो आराम की जिंदगी खुद मेरे लिए ही धोखा बन जाएगी। उन दिनों मैंने क्यूबीज कलेक्शन की नई शुरुआत की थी, इसलिए ज्यादातर वक्त या तो पार्टनर्स के साथ मीटिंग में या बिजनेस मीटिंग्स में गुजरता था। सुमित्रा ज्यादातर वक्त घर पे रहती थी। एक रात में घर लौटा तो मैंने देखा गुलाबी जोड़े में सजी सवरी सुमित्रा आईने के सामने उदास बैठी थी। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने पूछा तो वो बिना पलटे हुए उदास रुख से बोली, सोना नहीं चाहती, सोऊंगी तो फिर सुबह हो जाएगी और फिर एक पहाड़ जैसा लंबा दिन काटना पड़ेगा। देखो सुचित्रा, मैं फिर से ये बहुत शुरू नहीं करना चाहता, मैंने हल्के गुस्से में कहा। मैं जानता हूं तुम गुमा फिरा के बात वही लाओगी, लेकिन मैं कह चुका हूं कि तुम काम नहीं करोगी। आखिर जरूरत क्या है तुमको काम करने की? किस चीज की कमी है तुम्हें? कमी है क्या मेरी जिंदगी में, सिवा इस महल में बैठ के तुम्हारा इंतजार करने? यार क्यों करती हो मेरा इंतजार तुम? मैंने जुझला के उसके करीब जाके कहा, मुझे काम करना होता है, मैं बातचीत को खींचना नहीं चाहता था। उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, देखो सुचित्रा, तुम ज्यादा सोचती हो, इसलिए ऐसे उदास ख्याल आते हैं, घुमा फिरा करो। फिर उसके चेहरे से बालों की लटें हटाते हुए कहा, और अब तो तुम्हारी वो कॉलेज की सहेली, क्या नाम है उसका, नीलम, वो भी तो इसी शहर में आ गई है। उसके साथ मार्केट जाया करो। तुम बता रही थी कि वो घर पे गिटार का ट्यूशन लेती है, तुम भी गिटार सीख लो। मैं कल ही किसी को बोलता हूं म्यूजिक टीचर के लिए। अब चलो रोना बंद करो यार। अगले दिन मैंने अपने मैनेजर से एक म्यूजिक टीचर अरेंज करने के लिए कह दिया। वो 2 दिन बाद ही घर पे आ भी गया, लेकिन जब तक वो घर आया मुझे पता चला कि सुमित्रा ने खुद ही एक म्यूजिक टीचर बुला लिया था। रॉकी नाम है इसका, मेरे कॉलेज का जूनियर है। ये नीलम को भी सिखाता है, अब मुझे भी सिखाएगा। अच्छा, हेलो रॉकी, हाउ आर यू? तो कब से गिटार बजा रहे हो? आई एम फाइन सर, 4 साल से, और मैं पार्ट टाइम डीजे ऑर्गेनाइज करता हूँ, इन केस कभी आपको। रॉकी मुझसे काफी यंग था, बल्कि सुमित्रा से भी शायद 4 या 5 साल छोटा ही होगा। दुबला पतला जिस्म था, गुंगराले लटकते हुए बाल, चेहरे पे हल्की दाढ़ी और एक खिली हुई मुस्कुराहट। रॉकी के आ जाने से सुमित्रा अब काफी चेंज हो गई थी। मैं ऑफिस जाता तो अब सुमित्रा के चेहरे पे उदासी नहीं रहती थी, वो अब बहुत खुश लगती थी। एक शाम मैं घर पहुंचा तो रॉकी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं गेस्ट रूम के पास पहुंचा तो सुमित्रा और रॉकी गिटार लिए बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी शोखी थी। वो लोग जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, उनकी बातें गिटार के बारे में तो नहीं लग रही थी। मुझे देखते ही दोनों चकपका गए। मैंने नाराज नजर डाली और वहां से चला गया। उस दिन के बाद से मैंने सुमित्रा पे खास नजर रखनी शुरू कर दी। उसके ड्राइवर को भी बोल दिया था कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इसकी पूरी रिपोर्ट मुझको चाहिए। तो कहाँ तक पहुंची तुम्हारी गिटार ट्रेनिंग? अब मैं घर में आते ये सवाल करता तो वो घबरा जाती। हाँ, अच्छी चल रही है, सीख रही हूँ अभी तो।
लाइए कोट दीजिए। चलिए खाना लगा दिया है। रॉकी का जिक्र आते ही उसकी आवाज ऐसे लड़खड़ाने लगती थी। खैर, वक्त गुजरता रहा। एक दोपहर मैं क्यूबीज कलेक्शन के कुछ नए प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग में था, तब मुझे सुमित्रा का फोन आया। सुनिए, वो नीलम की बेटी का बर्थडे फ्राइडे को है, तो अरेंजमेंट के लिए कुछ सामान वगैरह लेने जा रही हैं, तो नीलम चाहती मैं भी साथ चलूं। मैंने कुछ सोचा और कहा हाँ। वो बोली ठीक है। वो अपना फोन रखे उसके पहले मैंने अपना दाव खेला। फ्राइडे को तो मैं भी फ्री हूं, मैं भी चलूंगा पार्टी में। अचानक उसकी आवाज रुक गई। वो संभालते हुए बोली, हाँ चलिए ना। नीलम के हस्बैंड राजेश भाई भी आपको अक्सर पूछते हैं। मैं और नीलम इतनी पुरानी दोस्त हैं, कम से कम आपको एक बार राजेश भाई से मिलना चाहिए। ठीक है, जाओ, हो आओ मार्केट, जल्दी लौटना। सुचित्रा ने फोन रख दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका पति यानी मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता हूं। बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझको शक था। शाम को जब सुमित्रा के ड्राइवर ने मुझको फोन किया तो उसने बताया, सर, मैंने सुमित्रा मैडम और नीलम मैडम को मॉल के गेट पर छोड़ दिया था और मैं सामने गली में इंतजार कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब सुमित्रा मैडम मॉल से निकली तो पीछे वो गुंगराले बाल वाला रोकी भी था। मेरा शक सही था। इस बात की तस्दीक उस रोज हो गई जब मुझे इस बात का पहला सबूत मिला। दिवाली से एक दिन पहले की बात है। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में कंपनी के कागजात चेक कर रहा था। मेरे नौकर ने दरवाजा नॉक किया। उसने अंदर आके एक मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, सर, एक लड़का आया था गेट पर। बोल रहा था कि मालिक अपना फोन भूल गए थे मेरे घर पे। मैंने फोन देखा तो फोन सुमित्रा का था। मैं समझ गया कि उसने शायद मालकिन कहा होगा, ठीक है, यहां रख दो और जाओ। उसके जाते ही मैंने जल्दी से फोन चेक किया तो उस पे 39 मिस्ड कॉल थी। सुमित्रा ने वो नंबर जानबूझ के सेव नहीं किया था। मैंने अपने नंबर से उस नंबर पर फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं रोकी, आप कौन? उस पल मेरे जिस्म में चिंगारियां दौड़ रही थीं। एक सैलाब था जो मैं अपनी रगों में महसूस कर रहा था। फिर आपकी कहानी का हीरो उस रॉकी को मार डालता है, करेक्ट? नहीं, अभी नहीं। अभी तो इस कहानी में वो होना है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हां, उसी पल उन दोनों की मौत जरूर मुकर कर दी गई थी। फिर क्या हुआ? क्या सुमित्रा का पति नीलम के वहां गया पार्टी में? बिल्कुल गया। वो तो जाना चाहता ही था। मैं पार्टी में पहुंचा तो वहां रौन के बिखरी थी। सोसाइटी अपार्टमेंट के बीच बने पार्क में अरेंज की गई उस पार्टी में खूबसूरत सजावट थी। एक तरफ खाने पीने का इंतजाम था और दूसरी तरफ एक डीजे का इंतजाम था। वहां तेज म्यूजिक के साथ लाल पीली लाइट जलती बसती थी। मैं सुमित्रा के साथ मेन गेट से दाखिल हुआ तो नीलम मेन गेट पे ही खड़ी थी। उसने हमारा वेलकम किया और सुमित्रा को धीरे से गले लगाया। मैंने नीलम को इससे पहले अपनी शादी में देखा था। काफी बदल गई थी वो। खैर, केक कटा, बर्थडे सॉन्ग हुआ, खाना पीना शुरू हो गया। लेकिन मैं एक किनारे बैठा उस चेहरे को ढूंढ रहा था जिसके वहां होने का मुझे पूरा शक था। और मेरा शक सही भी निकला। मैंने देखा सुमित्रा डीजे फ्लोर के पास खड़ी मुस्कुरा रही है। मैंने डीजे पे गौर से नजर डाली तो चौंक गया। डीजे रॉकी था। उसके बाद वो सबूत मिला जिसके बाद कुछ सोचने समझने को बाकी नहीं रहा। वो 22 दिसंबर की तारीख थी। दुनिया क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में मशगूल थी। मेरी बीबी सुमित्रा तकरीबन हफ्ते भर अपनी काट गोदाम वाली मामी के घर रह के 2 दिन पहले ही आई थी। दोपहर को घर के लैंडलाइन पे एक फोन आया। फोन मसूरी के किसी होटल से था। हेलो सर, मैं ब्लू लगून होटल से बोल रहा हूँ। आपने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ स्टे किया था। दिस इज अ फीडबैक कॉल। क्या आप अपने होटल स्टे से सेटिस्फाई है? जैसे सूखा हुआ कोई पत्ता तेज हवा से कांप जाता है, मेरा जिस्म वैसे ही कांप रहा था।
मैंने फौरन उस होटल का एड्रेस लिया और उसी शाम मसूरी के लिए निकल गया। अगले दिन जब मैं गुस्से से कांपता हुआ होटल के रिसेप्शन पे पहुंचा और उनका एंट्री रजिस्टर देखा तो कमरा नंबर 307 में 2 नाम थे, सुमित्रा और रॉकी। बस यही वो पल था जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रॉकी को ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया में किसी और की पत्नी बेवफाई करने से पहले 100 बार सोचेगी। इंतकाम से बढ़कर दुनिया में कोई नशा नहीं होता। अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखने का जायका कुछ और ही है। वो जायका मैंने चखा नए साल की जश्न की पार्टी में, जो मैंने खास तौर पे रॉकी की मौत के लिए सजाई थी। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बोट पर एक छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज की, रॉकी को डीजे के तौर पर इनवाइट किया। 12 बजे के बाद जब नशा सभी पे हावी हो गया, सभी थक गए, तब मैंने रॉकी से कहा, रॉकी सुनो यार, कुछ बात करनी है तुमसे, आओ जरा मेरे साथ। वो मेरे साथ आया। हम बोट के उस हिस्से में पहुंच गए जहां हल्का अंधेरा था और सन्नाटा भी। हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। लेकिन यहाँ क्यों? कमाल के आर्टिस्ट हो यार तुम। हाँ सर, ये डीजे भी आर्ट तो है ही। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दूसरों की बीवी को अपना बना लेना भी तो आर्ट है। मैंने क्या मतलब सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारा तो वो गिड़गिड़ाने लगा। आई एम सॉरी सर, मैं सच कह रहा हूँ, शुरुआत मेरी तरफ से नहीं हुई। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था सर। वो तो सर प्लीज छोड़ दीजिए मुझको सर। कहते हुए वो भागने लगा। तभी मैंने वहां पहले से छुपाया हुआ लोहे का रोड उठाया और उसके सर पर दे मारा। रॉकी जमीन पे गिर गया, खून से लथपथ, लेकिन सांसें चल रही थी। मैं उसके सीने पे बैठ गया और उसका गला अपनी दोनों हथेलियों के बीच कसने लगा। वो तड़प रहा था। उसने मेरी कलाई को कस के पकड़ लिया, इतनी तेज कि उसके नाखून मेरी कलाई की खाल पर नोच रहे थे। लेकिन मैं उसका गला दबाता रहा। कुछ 1.5 मिनट लगा होगा। उसका हाथ एक तरफ गिर गया। मैं चेक किया तो उसकी सांस रुक गई थी। वो मर चुका था। उस अंधेरे में मैं उसे बोट के किनारे तक ले गया, लेकिन मैं जानता था कि बॉडी पानी में फेंकी तो कुछ वक्त बाद ऊपर तैरने लगेगी। उसका बंदोबस्त भी मैंने कर रखा था। मैंने उसकी बॉडी को एक जाली में लपेटा। तार से बंधी हुई उस जाली में रॉकी की बॉडी और 2 भारी पत्थर लपेटे और पानी में फेंक दिया। दैट्स अमेजिंग। बॉडी डीकंपोज होने पे ऊपर नहीं आएगी और जाली की वजह से मछलियां वगैरह बॉडी को खा लेंगी, राइट? उसने कपूर साहब की तरफ देखकर पूछा तो वो फक्र से मुस्कुराए। उस पल कपूर साहब की कलाई पर एक खरोच का निशान आस्तीन से झांक रहा था। वो बोले, इस तरह मेरी कहानी का हीरो अपना इंतकाम मुकम्मल करता है, वो भी इस परफेक्शन से कि ना पुलिस को डेड बॉडी मिलती है, ना कोई केस बनता है और सजा का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। द परफेक्ट प्लान्ड मर्डर। तो कहिए थ्रिलर एक्सपर्ट साहब, मेरी कहानी में कोई नुक्ताचीनी करेंगे आप या मानेंगे कि परफेक्ट है? सर मैं कहूँगा कहानी बहुत उम्दा है, सच्ची है, झूठी है, जैसे कि लोग कहते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन है जबरदस्त कहानी है। हालांकि मैं इसे परफेक्ट मर्डर नहीं मानता। परफेक्ट मर्डर तो वो है जब दुश्मन का खेल खत्म भी हो जाए और हाथ में खरोच भी ना आए। तो तुम ही बता दो कि अगर तुमने ये कहानी लिखी होती तो तुम्हारी कहानी का किरदार परफेक्ट मर्डर कैसे करता, मैं भी तो सुनूं। ठीक है कपूर साहब, सुनाता हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में सुनाऊंगा। शुरुआती कहानी तो ऐसी होगी जैसी आपने सुनाई मुझे। एक रोज पता चलता है कि मेरी बीवी का उसके कॉलेज के किसी जूनियर के साथ अफेयर है। वो लड़का रॉकी मेरी बीवी को और उसकी एक सहेली को गिटार सिखाता है। मैं रॉकी और मेरी बीवी पर नजर रखता हूँ और छुप के उनकी बातें भी सुनता हूँ। मेरी वाइफ की सहेली के हस्बैंड, जिनका नाम है, कोई भी नाम दे देते हैं, चलिए अविनाश कपूर ही रख देते हैं उनका नाम। तो कैरेक्टर्स में कंफ्यूज मत होना, फिर से बताता हूँ। मेरी पत्नी नीलम का अफेयर गिटारिस्ट रॉकी के साथ। मेरी पत्नी की एक सहेली है सुमित्रा और उसके पति का नाम है कपूर। मैं रॉकी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। बस मुझको एक मौके की तलाश थी, लेकिन एक रोज जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने रोज की तरह कान लगा के अपनी बीवी और रॉकी की बातें सुनी।
रॉकी मेरी बीवी से कह रहा था, यार सुमित्रा का पति कपूर बहुत अजीब है, बेवजह शक करता है। उसे लगता है कि मेरा और उसकी बीवी सुमित्रा का अफेयर है, जबकि हम दोनों मुस्कुराते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वहां तुम्हारी बात होती है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है तो शक तो करेंगे ही। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे पता चल जाता है कि वो दरवाजे के पीछे छुप कर हमारी बातें सुनता है। बड़ा डर लगता है यार। अरे तुम डरो मत रॉकी, चलो छोड़ो ये सब। आई लव यू नीलम। मुझे पता चला कि भले रॉकी का अफेयर मेरी बीवी नीलम के साथ था, लेकिन मेरी बीवी की सहेली सुमित्रा के पति कपूर साहब को लगता था कि रॉकी का अफेयर उसकी बीवी सुमित्रा के साथ है। मैंने कपूर साहब के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि आदमी चालाक है, लेकिन उतना नहीं जितना खुद को समझता है। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि रॉकी के कत्ल का काम मैं अपने हाथों से नहीं, कपूर साहब के हाथों से करवाऊंगा। खेल खत्म हो जाएगा और मेरे हाथ पे खरोच भी नहीं आएगी। कुणाल की कहानी सुनते सुनते कपूर साहब की आंखों की चमक और चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। प्लानिंग तो मैं पूरी कर चुका था, लेकिन मुझे चाहिए था एक मौका, और ये मौका मुझे उस दिन मिला जब नीलम ने एक दिन मुझसे कहा कि वो बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर कुछ सामान लाना चाहती है। मैं जानता था कि वहां नीलम से मिलने रॉकी जरूर आएगा, और ये भी जानता था कि कपूर साहब अपनी बीवी सुमित्रा पर नजर जरूर रखवा रहे होंगे। इसलिए मैंने नीलम से कहा, हाँ चली जाओ। अरे लेकिन गाड़ी खराब है, तुम इसे क्यों नहीं करती कि अपनी सहेली सुमित्रा को फोन कर दो, उसकी गाड़ी में चली जाओ, तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। मेरा तीर निशाने पर बैठा और नीलम ने तुरंत सुमित्रा को फोन करके साथ चलने को कह दिया। नीलम जब सुमित्रा के साथ उसी की गाड़ी में बैठकर मॉल पहुंची तो कपूर साहब का ड्राइवर नजर रख रहा था। उसने रॉकी को वहां देखा और फौरन कपूर साहब को बता दिया। जो कुछ हुआ वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के मन में शक का बीज बोने के लिए काफी था, और यही वक्त था अगले कदम का। एक रोज कपूर साहब की बीवी सुमित्रा जब मेरे घर पे आई तो मैंने मौका पाकर उसकी बैग से उसका फोन निकाल लिया। उसके जाने के बाद मैंने अपने नंबर से 39 बार उसके फोन में मिस्ड कॉल दी। फिर कपूर साहब के घर जाकर नौकर को कहा कि ये फोन अपने मालिक को दे देना। मालिक इसलिए कहा ताकि वो फोन कपूर साहब को ही दे, और ऐसा ही हुआ भी। थोड़ी देर बाद मेरे नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। आवाज कपूर साहब की थी। उन्होंने पूछा, हेलो कौन? मैंने कहा, मैं रॉकी, आप कौन? हेलो। दूसरी तरफ से फिर कोई आवाज नहीं आई। चेन्नई मेल अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी, शायद उससे भी तेज, जितना तेज कपूर साहब की रगों में हैरानी दौड़ रही थी। फिर आई पार्टी वाली रात। मेरी बीवी नीलम इतनी बेवकूफ नहीं थी कि वो पार्टी में अपने आशिक रॉकी को भी बुलाए। उसे पता था कि मेरी मौजूदगी में रॉकी का उसके साथ होना शक पैदा कर सकता है, इसलिए उसने गेस्ट की लिस्ट में रॉकी का नाम नहीं लिखा। लेकिन मैं जानता था कि कपूर साहब जरूर आएंगे, इसलिए मैंने नीलम से कहा, सुनो वो सारे इंतजाम तो हो गए, डीजे का देख रहा हूं, 2-3 जगह पता किया पर बहुत महंगा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? वो क्या नाम है उसका, रॉकी, उसको बुला लो, वो भी तो पार्ट टाइम डीजे करता है, तुम्हारा कॉलेज का जूनियर है, कुछ तो डिस्काउंट देगा। नीलम को वही चाहिए था। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी वक्त रॉकी को कॉल किया और पार्टी में इनवाइट कर दिया, और पार्टी में बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। कपूर साहब ने रॉकी को देखा और उनका शक यकीन में बदल गया। थरथराती ट्रेन में कपूर साहब के चेहरे के तेवर अब बदलने लगे थे। वो कभी कुणाल को देखते, कभी बेल्ट सीधी करने के बहाने उठ खड़े होते। उनके जिस्म में बेचैनी दौड़ने लगी थी। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना कपूर साहब? रिलैक्स कपूर साहब, इट्स जस्ट अ स्टोरी, आगे सुनाओ ना। कुणाल ने कपूर साहब की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा तो उनके परेशान चेहरे पर नकली मुस्कुराहट आई और कुणाल आगे बोला, तो कपूर साहब के मन का शक मैंने यकीन में बदल दिया।
लेकिन किसी के हाथों किसी का कत्ल करवाने के लिए काफी नहीं था। कत्ल करवाने के लिए चाहिए बेहिसाब नफरत, बेहिसाब गुस्सा। तो इसके लिए मैंने चला अपना आखिरी दाव। नए साल के आसपास मैंने नीलम से कहा कि चलो मसूरी घूम के आते हैं। मैं जानता था कि नीलम को मेरे साथ वेकेशन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो चालाक थी। वो जानती थी कि मना करेगी तो मेरे मन में शक पैदा करेगी, इसलिए तैयार हो गई। हम मसूरी के होटल में रुके और वापस आ गए। कुछ दिन बाद मैंने एक पब्लिक फोन से कपूर साहब को कॉल किया और उनसे होटल की सर्विस का फीडबैक मांगा। गुस्से की आग में जलता हुआ एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ये भूल गया कि अगर कोई किसी के साथ नाम बदल के होटल में स्टे करेगा तो कम से कम अपने घर का फोन नंबर तो सही नहीं देगा ना। खैर, उन्होंने होटल का एड्रेस पूछा और भागे भागे होटल पहुंचे। वहां जाके चेक किया तो उनको वहां वही नाम दिखा जिस नाम से वहां मैं अपनी बीवी के साथ रुका था, रॉकी और सुमित्रा। तो बस इसके बाद मैं पैर पे पैर रख के आराम से बैठ गया, क्योंकि बाकी का काम तो कपूर साहब करने वाले थे और वैसा ही हुआ भी। जनवरी महीने में मुझे पता चला कि रॉकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई है। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने मन ही मन कपूर साहब का शुक्रिया किया। मेरे दुश्मन का खेल खत्म ही हो गया था और मेरे हाथ पे खरोच भी नहीं आई थी। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द परफेक्ट प्लान्ड मर्डर। कपूर साहब के चेहरे पे बदहवासी थी और आंखों में लाली। पिछले आधे घंटे में एक भी बार उन्होंने अपनी मुशों को ताम नहीं दिया था। कुणाल ने खिड़की से बाहर देखा तो पुणे रेलवे स्टेशन आ गया था। बाहर प्लेटफॉर्म की हलचल का शोर आहिस्ता अंदर बढ़ने लगा था। तो कपूर साहब, मेरा स्टेशन तो आ गया, मैं तो यहीं उतर जाऊंगा, आप शायद आगे जाएंगे। ठीक है कपूर साहब, सोचिएगा और फैसला कीजिएगा कि किसकी कहानी में मर्डर परफेक्ट था। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ स्टोरी। हाँ, क्यों नहीं। वेल, इट वॉज नाइस मीटिंग यू कुणाल साहब। सेम हियर। वैसे तो मेरी आज रात मस्कत की फ्लाइट है, लेकिन दुनिया बहुत छोटी है। किस्मत मिलाएगी तो फिर मिलेंगे। गुड बाय। जिंदगी में कुछ लोग इस तरह आते हैं कि हमारी जिंदगी में उनकी छोटी सी झलक हमेशा याद रहती है। कपूर साहब भी कुणाल को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन ये छोटा सा सफर वो कभी भूलने वाले नहीं थे। कुणाल के जाने के बाद वो अपनी सीट पर कुछ देर आंख बंद करके बैठे रहे और फिर जब ट्रेन चलने लगी तो आंख खोली तो सर जोर से दाएं बाएं घुमाया। उन्होंने गाल फुलाकर एक गहरी सांस बाहर फेंकी, गर्दन ऊंची करते हुए आंखें फैलाईं। थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसकी एक एक झलक अब तक उनके जहन में चल रही थी। पास रखा अखबार उठाकर दोबारा पढ़ने लगे। हालांकि बार बार उनके जहन में कुणाल की बातें गूंज रही थी, लेकिन वो खुद को अखबार में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ आधे घंटे के सफर के बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। कपूर साहब ने खिड़की के बाहर देखा तो डॉन स्टेशन था। उन्होंने नजर घुमाई और खिड़की से बाहर आती जाती भीड़ को देखने लगे। तब एक आहट हुई तो उन्होंने पलट कर देखा। एक नौजवान था जिसके पास एक ट्रॉली बैग थी। हेलो, उसने कहा तो कपूर साहब ने भी हलो के इशारे में सर हिला दिया। उस 34-35 साल के शख्स ने अपना सामान वगैरह सेट किया और उनकी सामने वाली सीट पे बैठ गया। कुछ देर कंपार्टमेंट में खामोशी रही, फिर वो लड़का बोला, काफी भीड़ थी आज। वो कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम थी। मुझे तो कल्याण स्टेशन से चलना था, टिकट वहीं से थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पे भीड़ इतनी थी कि ट्रेन ही मिस हो गई। कपूर साहब फिर चौंके। क्या कहा आपने? आपका टिकट कल्याण से था? जी हाँ, कार यहां तक आया तब जाके ट्रेन पकड़ पाया, वरना चेन्नई पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। क्या नाम है आपका? कुणाल शर्मा। कपूर साहब के कानों में ये नाम बहुत देर तक गूंजता रहा। उन्होंने सर पकड़ लिया। अगर कुणाल शर्मा ये है तो वो कौन था? कौन था वो? ये सवाल उनके जहन में शोर कर रहा था।
उन्हें उस शख्स की एक एक बात याद आ रही थी। उसकी मुस्कुराहट की एक एक झलक कपूर साहब के जहन में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। तभी उनको याद आया कि उस शख्स ने अखबार पर कलम चलाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि पेन चलाने की कोशिश करते वक्त 99% लोग अपना नाम ही लिखते हैं। कपूर साहब ने जल्दी से अखबार के पन्ने पलटकर उसने जहां लिखा था वो ढूंढने लगे और जब उन्होंने पन्ने पर उसका लिखा हुआ नाम देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। पेन की रुकी रुकी शाही में लिखा था राजेश। बस इतनी सी थी ये कहानी, लेकिन ये एक मर्डर मिस्ट्री थी या एक मास्टरमाइंड का प्लान, ये आप तय कीजिए। सवाल ये नहीं कि कौन मरा, सवाल यह है किसने चाल चली और असली खिलाड़ी कौन था। तो सोचिए, क्या सच हमेशा वही होता है जो सामने दिखता है, या फिर घड़ी की सुइयों के पीछे भी कोई कहानी होती है? ऐसे ही कहानियां और नायाब घड़ियों के लिए जुड़े रहिए क्यूबीज कलेक्शन के साथ।